जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, परिश्रम बैच की इस बेहतरीन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर सेट्स को। इसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया था कि कैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हैं उन कंसेप्ट से जो हमने पढ़ लिए थे। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एनडीए के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यहां से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर आपके एनडीए के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, कि क्या मेथड्स होते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, वो सब हम आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की एक जबरदस्त जोश के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें हमारे पास क्या कह रखा है कि इसमें बोला गया है कि इन द गिवन फिगर गिवन बिलो द शेड रीजन इज, यानी नीचे दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र है, यानी आपको जो नीचे ये शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है पी वाले वेन डायग्राम में, उसका आपको बताना है कि वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑप्शंस आपको दिए गए ए बी सी डी, इनमें से कोई एक ऑप्शन इसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, अगर मैं इसे देखूं क्यू और आर को देखूं, देखो करने का जो तरीका है, देखिए ये अगर मैं क्यू और आर को देखूं तो ये जो मेरा रीजन है इसे मैं Q यूनियन R कह सकता हूं। ये मेरे पास Q यूनियन R है। तो मेरे पास अगर ये डायग्राम जो बन जाएगा इन दोनों को मिलाकर, अगर मैं एक सेट बना दूं Q और R को मिलाकर, तो ये कुछ इस तरीके का मेरे पास बन जाएगा। देखिए देखिए, ये जो मेरे पास हो जाएगा, मुझे निकालना कौन सा है, ये वाला रीजन निकालना है। ठीक है, ये रीजन निकालना। और ये मेरे पास क्या है, Q यूनियन R है, और ये मेरे पास क्या है, P है। अब P में आप देखो जरा, यहां पर P के कुछ एलिमेंट्स Q यूनियन R में भी आ रहे हैं, यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं P माइनस Q यूनियन R लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, P माइनस Q यूनियन R लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि P माइनस Q यूनियन R का क्या मतलब है, P माइनस Q यूनियन R का मतलब है P के वो सारे एलिमेंट्स जो Q यूनियन R में प्रेजेंट ना हो। तो आपके पास क्या है कि देखिए ये हमने लिख दिया है, ये वाले एलिमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसे लिखा जा सकता है P माइनस Q, इसे लिखा जा सकता है P माइनस Q इंटरसेक्शन P माइनस R। इसे क्या लिखा जा सकता है, P माइनस Q इंटरसेक्शन R। अगर आपको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा होगा, इसमें थोड़ा सा गलती दे रखी है, ये R नहीं होना चाहिए था, ये Q होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो द शेडेड रीजन इज, यानी नीचे दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र है। यानी ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा दिया गया है, लेकिन इस समय इसे यहां पर ओपन करके नहीं दिखाया गया है। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था, इस रीजन को आप देख लो, ये जो अनशेडेड रीजन है, इस अनशेडेड रीजन को आप देख लो जरा। इस अनशेडेड रीजन को मैं क्या लिख सकता हूं, इस अनशेडेड रीजन को मैं लिख सकता हूं आपका बी यूनियन सी लिख सकता हूं। क्लियर है? इसे क्या लिख सकता हूं, बी यूनियन सी लिख सकता हूं। इसका मतलब है कि जो ये आपका ये वाला रीजन है, पहले के अकॉर्डिंग इसे मैं ए माइनस बी यूनियन सी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी यूनियन सी लिख सकता हूं। अब आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी कि ए माइनस बी यूनियन सी। अब आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। क्या किया हुआ है, यहां पर फॉर्मूला लगा दिया गया है, आपका जो यूनियन होता है वो इस फॉर्मूले में इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है, सिर्फ यहीं तक का आंसर दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम पे, इन द फिगर गिवन बिलो द शेडेड रीजन इज, यानी नीचे दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र है। इस समय आपको ए बी सी 3 वेन डायग्राम दे रखे हैं, और आपको क्या करना है कि इसमें बताना है कि ये जो शेडेड रीजन है वो शेडेड रीजन कौन सा है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसमें देखूं तो ये शायद मुझे जो है, अगर मैं इस पूरे को कर दूं, देखो ये भी जो आपका इंक्लूडेड शेडेड रीजन भी जो है, अगर मैं इस पूरे को देखूं तो अगेन आप देखोगे तो ये ए यूनियन बी आ रहा है, आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो मेरे पास पूरा रीजन मैंने ए और बी का इंक्लूड करके लिखा हुआ है, सिर्फ इस सी का ये वाला पोर्शन छोड़ा हुआ है, तो ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ए यूनियन बी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा
कि एक सर्कल ये ऊपर बन जाएगा ए यूनियन बी के लिए और एक ये नीचे बन जाएगा। क्लियर है? यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा और ये तो मेरे पास क्या रहेगा, सी रहेगा। अब ये जो पूरा का पूरा शेडेड रीजन है वो आपका ये हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मुझे ये निकालना है। यानी इसका मतलब है कि ये ए यूनियन बी और सी का क्या है, कॉमन है। इसमें मतलब ए यूनियन बी सेट और सी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उभयनिष्ठ क्या होंगे, अवयव होंगे। तो इसका मतलब इसे किससे आप रिप्रेजेंट करोगे, ये आपके पास हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन आपका सी आ जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया, पहले ए बी को मैंने क्या लिख दिया, ए यूनियन बी लिख दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है आपको पता है कि अगर मेरे पास ए सेट है और बी दो सेट है तो इन दोनों के एलिमेंट्स ए यूनियन बी में लिख दिए जाते हैं बिना अवयव को रिपीट करे हुए या एलिमेंट को रिपीट करे हुए। क्लियर है? और इसमें मुझे क्या मिल गया, ये जो शेडेड रीजन है इसका ये पोर्शन मुझे मिल गया। अगर ये पोर्शन को देखूं मैं तो ये ए यूनियन बी और सी सेट का क्या होगा, मेरे पास उभयनिष्ठ क्या होगा, क्षेत्र होगा। तो इसमें जो एलिमेंट्स भी होंगे, अवयव भी होंगे, वो कैसे होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, यानी कॉमन होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चला जाते हैं। इन द गिवन फिगर गिवन बिलो द शेडेड रीजन इज, नीचे दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र है। देखिए जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो अलग अप्रोच था, अब जो अगला मैं आपको मेथड बताने वाला हूं वो एक अलग मेथड होगा। जो भी आपको मेथड बढ़िया लगे उससे आप अप्रोच करेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मुझे क्या दे रखा है कि पी क्यू आर तीन क्या दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं जो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसमें मेरे पास ये छायांकित क्षेत्र दे रखा है, यानी शेडेड रीजन दे रखा है। मुझे ये बताना है कि ये शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एक तरीका तो मैंने आपको पहले बताया, दूसरा तरीका यह है कि आपको जितने भी यहां पर बने हुए क्या दिखाई दे रहे हैं, सेक्शंस बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें आप क्या करो कि ए बी सी डी डाल दो। जैसे देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसे ए लिख देता हूं, इसे बी लिख देता हूं, इसे सी लिख देता हूं, इसे डी लिख देते हैं और ये मेरे पास ई लिख देता हूं इस सेट को, इसे बी एफ लिख देता हूं और इसे जी लिख देता हूं। अब देखो सारे के सारे निकालते हैं। पहले ए को चेक करते हैं कि ए हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, पहले ए को चेक करते हैं। ए में हमारे पास क्या चाहिए, मुझे पहले मुझे चाहिए पी यूनियन क्यू चाहिए। अच्छा पी यूनियन क्यू देखो जरा, पी यूनियन क्यू का मतलब है पी और क्यू सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखो लेकिन बिना रिपीट करे हुए। पी और क्यू में देखो हमारे पास क्या क्या है, पी और क्यू में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है। तो इसका मतलब मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी और अगर आप देखोगे तो जी और आपके पास क्या आ जाएगा, एक एफ आ जाएगा। ये एलिमेंट्स आपके पास क्या है, पी यूनियन क्यू में है हमारे पास। ऐसे आप P इंटरसेक्शन अगर आप Q में देखोगे तो P इंटरसेक्शन Q यानी P और Q में वो एलिमेंट्स लिख दो जो क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। P मेरे पास ये है, Q मेरे पास ये है, इसमें B और C अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो ये दो एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। क्लियर है? अब इनको आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है इनका। P यूनियन Q माइनस P इंटरसेक्शन Q आ जाए आपके पास आ जाएगा, यानी P यूनियन Q माइनस P इंटरसेक्शन Q आपको निकालना है। यानी P यूनियन Q के वो सारे एलिमेंट्स जो P इंटरसेक्शन Q में प्रेजेंट ना हो। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा देखोगे आप P माइनस अगर आप Q लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, A आपके पास आ जाएगा क्योंकि A आपका P इंटरसेक्शन Q में प्रेजेंट नहीं है, A आ जाएगा, B प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है, D आ जाएगा, G आ जाएगा और F आ जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा अगर आप P यूनियन Q माइनस, अच्छा अगर आप देखोगे तो क्या ये जो एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं क्या किस कॉमन इस शेडेड रीजन में, इसमें तो B C D है और इसमें क्या आ रहा है, A D G F आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये तो आपका सही नहीं है, ये गलत हो गया। ऐसे ही आप बी ऑप्शन को जरा चेक करते हैं। बी ऑप्शन में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, Q इंटरसेक्शन R निकालना पड़ेगा। Q इंटरसेक्शन जरा R निकाल देता हूं। Q इंटरसेक्शन R का क्या मतलब है, यानी Q और R के वो सारे एलिमेंट्स लिख दो जो इनमें क्या है, आपके कॉमन है। Q और R देख लो आप, Q ये है आपके पास और R आपके पास है। दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दोनों में आपको जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं वो C और D दिखाई दे रहे हैं, C और D आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अब आपको क्या निकालना है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R निकालना है। यानी आपको P सेट और Q इंटरसेक्शन R सेट के क्या निकालने हैं,
आपको इनके कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो पी में देखो आप, पी आपके पास क्या है, ए है आपके पास, बी है, सी है, डी है, और क्यू इंटरसेक्शन आप आर के पास क्या है, सी और डी है। इसका मतलब आपके पास क्या है, सिंपली आपके पास जो इसका इंटरसेक्शन है वो आपको सिर्फ सी दिखाई देगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, इस आपको जो शेडेड रीजन है बी सी डी दिखाई दे रहे हैं, और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ सी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम सी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू आपने अभी अभी निकाला है, ये है। पी इंटरसेक्शन आर हम निकाल देते हैं, पी इंटरसेक्शन आर को निकालते हैं। पी इंटरसेक्शन आर आपके पास क्या है, देख लेते हैं। पी ये है, आर ये है। पी और आर में कॉमन कौन से हैं, सी और डी है, सी और डी मेरे पास कॉमन है। क्लियर है। यहीं अगर मैं आपका इसका निकाल दूं, क्या आपके पास, जरा निकालते हैं इसे, यानी पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन आर, चलो निकाल देते हैं। यानी इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है, पी इंटरसेक्शन क्यू देखो, पी इंटरसेक्शन क्यू में बी सी, अच्छा बी सी, और आपके पास क्या है, बी, अच्छा कॉमन क्या है आपका, सी है कॉमन, तो नहीं होगा, ये भी कॉमन आपका सी है, तो ये भी गलत हो गया आपके पास। लास्ट जरा डी की तरफ को जाओ, डी में देखो जरा, इसमें भी पी इंटरसेक्शन क्यू है और पी इंटरसेक्शन आर है, दोनों निकले हुए हैं। अगर आप देखोगे तो इनका जो यूनियन आ रहा है, यानी पी, एक मिनट, हाँ, ए पी जो आपके पास आ रहा है, पी क्या आपके देखा हुआ है, इंटरसेक्शन क्यू, और इसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है आपको पी इंटरसेक्शन आर के साथ। अच्छा अगर आप ये देखोगे तो आपका बी सी डी ही आएगा। इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बेटा, वही करेक्ट है। मैंने क्या किया, एक अलग मेथड से इसको अप्रोच किया। क्या किया, एक अलग मेथड से इसको अप्रोच किया मैंने। देखो अलग मेथड से अप्रोच किया है, तो देखिए इससे पहले मैंने क्या किया था कि जो शेडेड रीजन था उसके साथ जो अनशेडेड रीजन था, यानी क्या था, जो छायांकित भाग नहीं था, उसको मैंने क्या कर लिया था, मार्क कर लिया था, उसके बाद अप्रोच किया था। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, जो आपके अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे उनको क्या कर लिया मैंने, उनको मार्किंग कर दी, उनको कुछ नेम दे दिया, और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, हर एक ऑप्शन को चेक किया। जो भी आपको क्या लगता है एक ठीक मेथड लगता है, यानी जो आपको अपने अकॉर्डिंग जो बढ़िया मेथड लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ को जाते हैं। देखिए अब की बार हमें क्या नहीं दे रखा है, वेन डायग्राम नहीं दे रखा है, बट ऐसे क्वेश्चंस आपके वेन डायग्राम से ही सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है। देखिए इसमें आपका पास क्या दे रखा है, इन अ स्कूल 50% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 40% प्ले फुटबॉल। इफ 10% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, then what percent of students play neither cricket nor football। अब इसे हिंदी में देख लेते हैं। एक स्कूल में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 40% फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर है। यदि 10% छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र ना तो क्रिकेट और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। यानी आपको क्या दे रखा है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ दोनों खेल रहे हैं। आपको क्या निकाल रहा है, उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकालना है जो क्या है, ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं। क्लियर है। अच्छा अगर आप देखोगे तो आपको जो है इसमें नंबर ऑफ जो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, नंबर ऑफ जो क्रिकेट खेल रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास 50% है। ऐसे ही नंबर ऑफ जो फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, वो आपके पास कितना है, 40 है आपके पास परसेंट बच्चा है। और जो आपके देखो फुटबॉल और क्रिकेट जो दोनों खेल रहे हैं, यानी आपको क्या है कि फुटबॉल और क्रिकेट का इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन आता है, उभयनिष्ठ आता है इंटरसेक्शन में, सर्वनिष्ठ में आपका क्या आता है, उभयनिष्ठ आता है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कि किसका नंबर दे रखा है आपको, ये फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट दे रखा है जो कि आपको 10 दे रखा है। ठीक है। क्लियर है। अच्छा अगर मैं देखूं यहां पर, इसका मतलब है अगर मैं इसके लिए क्या बना दूं, एक वेन डायग्राम बना दूं, तो आप देखोगे इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो ये हो गया पहला, इसे मैं कह देता हूं क्रिकेट, और ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है। इसे कह देता हूं फुटबॉल। पेन दूसरी थोड़ी यूज कर लेते हैं। देखो अब देखोगे जरा,
तो आपके क्या है 50 किस में है, आपके क्रिकेट में है, तो 50 मतलब, और 10 क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तो इसका मतलब है 40 यहां पर होंगे, 10 आपका क्या होगा, कॉमन में हो जाएगा, और इधर कितने हैं 40 है, सॉरी इधर कितने, 40 है, तो इसका मतलब यहां पर 30 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को देखूं, सी और एफ को देखूं, क्रिकेट और फुटबॉल में देखूं, तो जो टोटल प्लेयर्स है बेटा, यहाँ पर टोटल जो प्लेयर्स है वो आप देखोगे तो वो आपके हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। अगर आप गिनोगे तो 40, 10 आपके पास 50 और 30 80 हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर आप नॉन प्लेयर्स निकालोगे, यहां पर नॉन प्लेयर्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपका 100 माइनस 80 निकाल दोगे कि टोटल क्या परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है, और 80% खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 20% जो है वो आपके नॉन प्लेयर्स, यानी ना ही फुटबॉल खेल रहे होंगे, ना ही क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ को चलते हैं। देखिए कभी कभी एनडीए के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें आपका क्या दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, और स्टेटमेंट से आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे आपको 2 या 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसीडर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द 2 क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी जो इंफॉर्मेशन आपको नीचे दे रखी है उसको कंसीडर करें, और जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आप क्या करें, इसके थ्रू करें। देखिए क्या दे रखी है, इन अ क्लास 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी only, 63 students are good in mathematics only, and 41 students are good in English only. There are 18 students who are good in both Hindi and mathematics. 10 students are good in all 3 subjects. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी एक कक्षा में 54 छात्र केवल हिंदी में अच्छे हैं, 63 छात्र केवल गणित में अच्छे हैं, और 41 यानी 40 छात्र केवल अंग्रेजी में अच्छे हैं। ऐसे 18 छात्र हैं जो हिंदी और गणित दोनों में अच्छे हैं, 10 छात्र तीनों विषयों में अच्छे हैं। देखो सबसे पहले इसका करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले वेन डायग्राम बना लें। एक बार आपने वेन डायग्राम बना लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? तो देखो मेरे को क्या क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन में देख लेता हूं कि 54 क्या है, स्टूडेंट्स आर गुड एट हिंदी, यानी हिंदी के लिए हमारे पास क्या है 54 स्टूडेंट्स है। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए अगर मैं देखूं तो कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं 63 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा ऐसे ही मैं इंग्लिश के लिए देखूं तो ये मेरे पास क्या है 41 स्टूडेंट्स है, एंड देयर आर 18 स्टूडेंट्स हु आर गुड बोथ इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। और हिंदी एंड मैथमेटिक्स में जो हमारे पास है, यानी मेरे पास क्या है वो कितने हैं 18 स्टूडेंट्स है, यानी मुझे इसको कॉमन रखना पड़ेगा हिंदी और मैथमेटिक्स में, यानी 54 63 41 18। ठीक है, इसको अगले क्वेश्चन में जरा बनाकर देखते हैं। देखिए इसको मैं यहां पर बना देता हूं। देखिए मैं तीनों के लिए पहले डायग्राम बना लेता हूं। ये पहला हो गया मेरे पास, इसे हिंदी कह लो। ठीक है, ये दूसरा हो गया मेरे पास, इसे आप मैथ्स कह लो। ठीक है, और इसी तरीके से तीसरा मेरे पास हो गया, इसे आप क्या कह लो, इसे आप इंग्लिश कह लो। अच्छा हिंदी में कितने हैं टोटल, 54 है टोटल। क्लियर है? 63 आपके मैथमेटिक्स में थे, और इंग्लिश में कितने थे आपके, एक बार पीछे देख लेते हैं, एक बार पीछे देख ले, इंग्लिश में कितने हैं 41 है और 18 कॉमन है, 41 है 18 कॉमन है। देखो एक बार पीछे देख लेते हैं, 10 छात्र तीनों विषयों में अच्छे हैं, 10 तीन में अच्छे, 10 तीनों में अच्छे का मतलब है यहां पर तीनों वाला है क्योंकि तीनों का ही उभयनिष्ठ क्षेत्र है। और हिंदी और मैथ्स में कितने अच्छे हैं, वो आपके 18 है, तो 10 यहां हो गए दोनों में इंक्लूड करके, तो यहां पर 8 हो जाएगा। इस तरीके की आपकी कहानी बन जाएगी। क्लियर हो गया होगा? अगर आप देख रहे हो तो आपके क्या है, हिंदी में देखो 54 आपके स्टूडेंट्स है, आपके जो मैथ्स में 63 स्टूडेंट्स है, 41 इंग्लिश ओनली, मतलब ये सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं। और उसके बाद करा गया कि 10 जो है वो तीनों बोलते हैं, तीनों बोलते हैं, तो 10 यानी यहां पर लिखा जाएगा क्योंकि ये तीनों के लिए क्या है कॉमन है। और हिंदी और मैथमेटिक्स में आपके 18 है, और 10 देखो पहले से इंक्लूडेड है हिंदी और मैथमेटिक्स में, इसका मतलब यहां पर सिर्फ 8 लिखा जाएगा, 8 हमारे पास तीनों में इंक्लूडेड नहीं है, तो 8 को इसलिए सिर्फ हिंदी और मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, और टोटल मेरे पास कितना हो गया 18 हो गया। क्लियर है? अब देखो जरा, अगर मुझे ये निकालना है, मेरे पास क्या बोला गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन ईदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। ऐसे छात्रों की संख्या क्या है
जो हिंदी या गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं। अच्छा, अगर इसको निकालूंगा तो ये कैसे निकलेगा, जरा देखो क्या बोल रहा है, जो हिंदी और गणित में अच्छे हैं, यानी किसमें, हिंदी और गणित में अच्छे हैं। तो अगर हिंदी और गणित में अच्छे हैं यानी हिंदी और मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो हिंदी और मैथमेटिक्स के तो ऐड होंगे ही होंगे। हिंदी के ये हो गए और मैथमेटिक्स के क्या हो गए, 63 उसमें अच्छे हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, वो बोले हिंदी और मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन किसमें, अंग्रेजी में अच्छे नहीं है, यानी 41 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये 18 तो इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। अब मैं अगर इसको ऐड करूंगा तो ये 4 7 10 हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा, 8 15 हो जाएगा, 1 5 हो गया, 5 11 हो गया, 12 हो गया, आपके पास 125 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। इसमें पूछा गया था व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन ईदर हिंदी और मैथमेटिक्स, यानी जो आपके हिंदी और मैथमेटिक्स में तो क्या है, बढ़िया है, ठीक है, पर आपके इंग्लिश में अच्छे नहीं है। तो मैंने इंग्लिश को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया 41 को। अब ये 10 और 8 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों में अच्छे हैं, तो इनको क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 125। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। अच्छा, हिंदी और मैथमेटिक्स में अच्छा है, हिंदी और मैथमेटिक्स में अच्छा है। अच्छा देखो, हिंदी और मैथमेटिक्स में अच्छा कौन है, हिंदी और मैथमेटिक्स में आपका हिंदी और मैथमेटिक्स में अच्छा जो है वो आपका ये 18 वाला पोर्शन, ये 18 वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। 8 और 10 आपका क्या है, हिंदी और मैथमेटिक्स में अच्छा है, लेकिन वो कह रहा है इंग्लिश में अच्छा नहीं है। इंग्लिश में अच्छा नहीं है मतलब 10 गायब हो जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा मेरे पास, सिर्फ 8 रह जाएगा। तो 8 ऐसे स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। आप देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश में ये 18 बच्चे अच्छे आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि इंग्लिश में अच्छा नहीं होना चाहिए। तो इंग्लिश में आपका 10 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 8 ही ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश में तो अच्छे, हिंदी और मैथमेटिक्स में तो अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं है। क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली। जब जब ऐसा लिखा होता है कि 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली, मतलब सिर्फ वो हिंदी बोल सकते हैं, एंड 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज। देखो क्या बोल रखा है, 45 छात्रों की एक कक्षा में 22 केवल हिंदी बोल सकते हैं और 12 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। उन छात्रों की संख्या जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। मतलब आपको क्या निकालना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने का मतलब है हिंदी इंटरसेक्शन अंग्रेजी, हिंदी इंटरसेक्शन अंग्रेजी आपको निकालना है और फिर निकाल देना है कि उसमें कितने आपके ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं, ये जो मेरे को इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मेरे को इसमें 2 ही सेट की जरूरत पड़ेगी, यानी 2 वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ये बना दिया मैंने पहला, इसको कह लेता हूं मैं हिंदी, ठीक है, ये मैं हिंदी कह लेता हूं और हिंदी को क्या कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और दूसरा मेरे पास क्या है, अब देखो इनमें क्या कर रहा है, कोई कॉमन भी है, पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये बना दिया मैंने दूसरा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास इंग्लिश हो गया, और इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सेक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, ये मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले। और ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये बी माइनस ए दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर हिंदी बोलने वाले है ही नहीं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको ए इंटरसेक्शन बी दिखाई दे रहा है, यानी यहां हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं। अब इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको क्या निकालना है, इन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, आपका हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस आपके पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आपको यही ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है, तो इसको इधर ले आओ और इस ए यूनियन बी वाले को इधर भेज दो। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है दोनों में जितने टोटल प्रेजेंट है वो आपके 45 आपको दिया हुआ है। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपको दे रखे हैं 22,
और इधर दे रखे हैं 12, तो आपके पास कितने हो गए, 22 हो गए। आपके पास सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, देखो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, देखो आपको ए इंटरसेक्शन निकालना था ना आपके पास, तो आपके पास क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन निकालना था, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आ जाता, इधर आ जाएगा। क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अच्छा ये दूसरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं जरा सा, थोड़ा सा, एक मिनट इरेजर ले लेते हैं, एक मिनट, हाँ इरेजर ले लेते हैं, ये हमारे पास हो गया, इसको ले लेते हैं, एक मिनट जरा, हाँ इस फॉर्मूले को सही से लगा लेते हैं, ये फॉर्मूला दूसरा ही लगा दिया गया है। क्लियर है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला लग जाएगा वो क्या लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, वो भी एक फॉर्मूला होता है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ठीक है, जो पहले फॉर्मूला लिखा था वो भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसे आप लिखते हैं कि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू से लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये तब लग सकता था यहाँ पर जो हमने पहले लगाया था गलती से, वो आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिया हुआ होता, ठीक है, यूनियन तो आपके पास था ही, बट अगर आपको ये गिवन होता तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगता। पर इस समय आपको क्या दे रखा है, ये ए माइनस बी दे रखा है, ये बी माइनस ए दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या निकालना है, इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसका मतलब आपको ये निकालना है। तो ये वाला जो टर्म है और ये टर्म है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, यानी आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो आपका 45 है, माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी हो जाएगा, और माइनस आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जो कि आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी आपके पास हो जाएगा 45 माइनस 22 माइनस 12 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 45 माइनस कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 34 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 11 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और यही हमें कैलकुलेट करना था, यानी आंसर आपका क्या होगा, 11 होगा। क्लियर है, पहले गलत फॉर्मूला लगा दिया था, ये फॉर्मूला लेकिन आपका होता है, लेकिन जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दिया हो और बी दिया हो, आपके पास क्या दिया था, ए माइनस बी दिया था और ए माइनस बी माइनस ए गिवन था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 29। फिर से हमारे पास क्या है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक, 50 स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग, 5 स्टूडेंट्स लाइक नीदर। ठीक है, यानी दोनों ही पसंद नहीं करता, ठीक है, कोई भी नहीं पसंद करता। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग, यानी वो छात्र बताने हैं आपको कक्षा में जो दोनों ही पसंद करते हैं, यानी आपको फिर से इंटरसेक्शन की बात करनी है यहाँ पर। ठीक है, यानी आपको क्या दे रखा है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्रों की को संगीत पसंद है, 50 छात्रों को नृत्य पसंद है, 5 छात्रों को कुछ भी पसंद नहीं है। तो कक्षा में संगीत और नृत्य दोनों पसंद करने वाले छात्रों की संख्या है। क्लियर है, यानी आपको क्या दे रखा है, कक्षा में, एक कक्षा में 60 स्टूडेंट्स है, उसमें 45 जो है वो म्यूजिक पसंद करते हैं, संगीत पसंद करते हैं, 50 जो है वो डांसिंग पसंद करते हैं, नृत्य पसंद कर रहे हैं, 5 उनमें से दोनों कुछ भी नहीं पसंद करते। ठीक हो गया, और अब हमें निकालना है कि दोनों को जो पसंद करता है वो नंबर आपको निकालना है। क्लियर है, यानी देखो जरा, अगर मैं इसका क्या निकालूं, वेन डायग्राम अगर मैं बना दूं, देखो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना दूं, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना दूं, देखो ये मेरे पास, मैं इसका वेन डायग्राम बना रहा हूं। पहले वेन डायग्राम मैंने इस तरीके से बनाया है क्योंकि इसमें कॉमन भी होगा ही। देखो हमारे पास इसे म्यूजिक लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसे म्यूजिक लिख देते हैं, और इस सेट को क्या लिख देते हैं, डांस लिख देते हैं। म्यूजिक वाले में कितने हैं, 45 है, और
इसमें मेरे पास कितने हैं, 50 है। क्लियर है। अच्छा, मैं लेट कर लेते हैं कि जो दोनों पसंद करते हैं, यानी मैं लिख देता हूं म्यूजिक प्लस डांसिंग पसंद करने वाले क्या है, बच्चे जो है वो एक्स है, यानी यहां पर एक्स आ जाएगा क्योंकि यही तो उभयनिष्ठ है, यही तो कॉमन है। अब ये जो एक्स है ये इसमें से भी माइनस होगा और इसमें से भी माइनस होगा। क्लियर हो गई बात, है ना। ये उभयनिष्ठ वाला जब यहां पर आ जाएगा तो ये इसमें से भी माइनस होगा, इसमें से भी माइनस होगा, क्योंकि जो एक्स मैंने बीच में बनाया है वो तो दोनों के लिए है ना, वो तो दोनों के लिए है, क्योंकि x जो मैंने यहां पर लिखा हुआ ये 45 में से भी लिखा हुआ है और ये 50 में से भी लिखा हुआ है, इसलिए इसे 45 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, इसे 50 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। और 5 ऐसे छात्र हैं जो दोनों ही पसंद नहीं करते हैं, यानी अगर मैं इसमें देखूंगा जो मेरे पास क्या है, नीदर म्यूजिक नॉर डांसिंग वाले कितने स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है। इसका मतलब है देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट जो है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास आप देखोगे तो 60 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 55 होंगे। यानी ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ वेन डायग्राम बना, ये तो उनके लिए बनाया हुआ है ना जो म्यूजिक या डांस में से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्लियर है। इसका मतलब है मैं ये लिख सकता हूं कि 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आपका पास क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्लियर है। यानी x से मैं x कैंसिल कर दूंगा और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इधर ये 95 आ जाएगा, ये 95 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, 95 माइनस क्या लिख सकता हूं, 55 लिख सकता हूं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 5 माइनस 5 0 और 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। क्लियर है आपके पास। यानी मेरे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी 40 इज द करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। क्लियर है। 40 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, आगे के 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, कंसीडर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द 2 क्वेश्चंस follows। जल्दी पढ़ते हैं इसको। कंसीडर द फॉलोइंग व्हेन डायग्राम वेयर x y z आर 3 सेट्स, ठीक है, एंड लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z बी डिनोटेड बाय nz विच इज इक्वल टू 90। यानी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो z दे रखे हैं वो 90 दे रखे हैं। क्लियर बात है। यानी सीधे सीधे आपको z में, यानी मैं अगर मैं कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 कह सकता हूं। और इसको देखूंगा तो ये 47 आएगा प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो वो 90 माइनस क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा और सी की वैल्यू जो मेरे पास 43 आ जाएगी। हालांकि पूछा नहीं गया था लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया है, अगर सी की वैल्यू पूछी जाएगी तो आगे। क्लियर है। इस तरीके से आपका निकल जाएगा क्योंकि सी का टोटल कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स y x z are in ratio 4:5 then what is the value of b। यानी यदि y और z में तत्वों की संख्या यानी अवयवों की संख्या 4:5 के अनुपात में है तो b का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या गिवन है, आपको सीधा सीधा ये गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z इज इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, 4/5 गिवन है। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जरा y देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y में निकाल कर देखूं तो कितना है मेरे पास, अच्छा 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस b। ठीक है, लिख देते हैं 16 17 18, यानी 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस b अपॉन आपके पास z में कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। क्लियर है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब देखो b आपका अननोन है, b तो आपको निकालना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखें जरा इसको, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो इसका कितना आ जाएगा, जरा इसको जरा हम ऐड करेंगे। देखिए 8 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा आपके पास, 51 हो जाएगा। अच्छा अगर आप इसको देखोगे कि ये वहां जाएगा आपके पास
तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, अच्छा प्लस बी भी हो जाएगा, एक मिनट है इसे रबर से रब कर लेते हैं, प्लस बी हो जाएगा आपके पास, प्लस बी हो जाएगा आपके पास, यानी आपका 51 प्लस बी हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 51 प्लस बी हो जाएगा। और अगर देखोगे आप तो इसे मैं अगर कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और इधर कितना है 4 आ जाएगा। अगर आप देखूंगा तो मैं 51 प्लस बी इज इक्वल्स टू 18 4 जार 72 आपका होता है। तो अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से 72 माइनस 51 आ जाएगी। क्लियर है, तो बी की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है 21 सर, ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nx प्लस ny प्लस nz माइनस nx इंटरसेक्शन y माइनस n y इंटरसेक्शन z माइनस x इंटरसेक्शन z एंड प्लस n x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, और ये फॉर्मूला जो आपका है ना, ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y यूनियन z। बहुत बढ़िया, आपको पूरा एक ये फॉर्मूला दे रखा है, और इस फॉर्मूले का जो आपके जिसका ये फॉर्मूला है वो आपके पास टर्म ये है, याद होगा अगर आपको, मैंने आपको ये कराया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, अगर आप चेक करेंगे तो। क्लियर है, अब देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी आपको एक्स वाई जेड के सारे एलिमेंट्स निकले हैं बिना रिपीट करे हुए। क्लियर है, देख लेते हैं जरा, एक्स वाई जेड में हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड में हमारे पास क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसे लिख दूंगा ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी, ये तो 90 हो जाएगा आपका पूरा, जेड वाला जो है 90 हो जाएगा, ए प्लस बी 90 प्लस 16। देख रहे हैं आप, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड करना है आपको, क्या करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड करना है, और इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। अब आप देखो जरा, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड मतलब सारे इंक्लूड कर लो, एक्स वाई जेड के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लो। कौन कौन से होंगे, ए होगा, ए प्लस होगा, बी प्लस होगा, और ये जो जेड वाला है इसमें तो हमें पता है ना 90 है, सी को ऐड करके तो 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस, और कितना आ गया मेरे पास 90 प्लस 16 हो जाएगा। इसका मतलब है इसे मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस 90 प्लस 16, यानी ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 90 प्लस 16 हो जाएगा। अच्छा इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 106, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, इफ ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी जो है गिवन सेट के सबसेट है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। ये ध्यान रखना है बेटा आपको, हमेशा आप क्या करते हो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सारे आपके पास देखो जो आपको दिख रहे हैं नीचे वो आपके क्या है, रूल्स है आपके पास, थ्योरम्स थी आपकी, डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां से अगर आप इसको लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको नॉट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपके पास। क्लियर है, अगर आप पहला देखोगे जरा, इसको मैं अगर पहले को सॉल्व करूं तो देखो मैं इसे क्या सॉल्व करता हूं, देखो इस वाले को सॉल्व करता हूं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसे मैं लिख सकता हूं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब सेल्फ का सेल्फ के साथ क्या यूनियन क्या होता है, वही सेट होता है, ए होता है। इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। अच्छा ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दे रखा है यहां पर, तो ए यूनियन बी मेरे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी जो होगा वो भी ए ही होगा, और ए इंटरसेक्शन ए जो है वो भी ए होगा। क्या ये ए के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मुझे दिख गया कि ये गलत है, ये गलत है, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। क्लियर है, देखते हैं बाकी, देखते हैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा देखो इसको लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखोगे तो ये ए इंटरसेक्शन ए भी ए आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी ए आएगा, और ए यूनियन ए भी ए आएगा, तो ये आपका सही आंसर है। और अगला ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा रहा है ये आपका, ठीक है, बंटन रूल को दिखा रहा है, बंटन नियम को दिखा रहा है, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को दिखा रहा है जो कि सही है। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, गलत ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपका क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्लियर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले लिख रखा है फाई बिलोंग्स टू ए बी सी। फाई तो आपका एक नल सेट है, वॉइड सेट है, रिक्त समुच्चय है, उसमें आपके एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो रिक्त होता है, तो गलत हो गया। उसके बाद आपका क्या दे रखा है, फाई एक सेट दे रखा है और फाई से, अच्छा ये सबसेट है एबीसी। फाई जो एक सेट है वो एबीसी का एक सबसेट है। देखो फाई जो होता है ना वो आपका अपने में ही एक क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और ये कैसा सेट है, ये डिफाइंड सेट है। क्लियर है। अब आपको देखो फाई जो आपको दिख रहा है, फाई इज सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि जो फाई होगा ना वो ए कॉमा बी कॉमा सी में प्रेजेंट होगा। किसी भी डिफाइंड सेट में फाई प्रेजेंट होता है, तो आपका क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी में ये प्रेजेंट होगा। ये अलग से एक सेट है, ये अलग से एक सेट है, एलिमेंट नहीं है ये अलग से एक सेट है, तो ये इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता। हाँ अगर ऐसा ये लिखा होता कि पूरा का पूरा यहां लिखा हुआ होता, आपका पूरा का पूरा लिखा होता, जब मैंने ऐसे लिखा हुआ है, देखो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको करके कि सर ने ये क्यों नहीं बोला ऑप्शन, ये क्यों नहीं है सही, क्योंकि आपका जो फाई है ना वो किसी एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यानी आपका वो रिक्त समुच्चय नहीं है, उसमें एक एलिमेंट है, उसमें एक एलिमेंट है, और जो कि किसमें प्रेजेंट नहीं है, इस सेट में प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये सही नहीं हो सकता। और ये जो फाई लिखा हुआ है ना, ये फाई अलग है, ये फाई आपका क्या है, किसी, ये आपका नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और एबीसी में कोई, इसका कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है वहां प्रेजेंट। क्लियर है, यानी वहां पर आपका फाई प्रेजेंट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सपोज ए कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स। पहले लिख लेते हैं जो जो इंफॉर्मेशन दी है। ए आपका क्या है, फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा मल्टीपल ऑफ 3 देख लेते हैं, यानी 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और अगर आप 250 से कम में आओगे तो 250 से कम में आपके पास, अच्छा फर्स्ट 250 कह रखा है नंबर्स, फर्स्ट 250 में आपका जो आएगा यहाँ पर 750 आपका आ जाएगा, 750 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स आ गया आपके पास। क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स आ गया जो मल्टीपल ऑफ 3 है। क्लियर है, जो आपके क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। इसी तरीके से क्या दे रखा है, सेट बी कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 200 इवन नेचुरल नंबर्स। अच्छा बी क्या कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स, यानी 2, 6, 8, और आपके पास क्या है 200 बोल रखा है, तो अगर हम ये जाएंगे तो ये हमारे पास 400 तक चला जाएगा। ये आपके पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स है। ठीक हो गया, क्लियर है, इवन नेचुरल नंबर्स है। अब हमें क्या निकालना है, हमें बोल रखा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर डज ए यूनियन बी हैव। अच्छा अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा बेटा यहाँ से, अगर मैं ए यूनियन बी यहाँ से निकालना चाहूँ, अगर मैं ए यूनियन बी यहाँ से निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है, वो निकलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप देखोगे जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था वही फॉर्मूला लग रहा है। अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है, ए में कितने दे रखे, 250 दे रखे, इसका मतलब है कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो 250 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की बात करें जरा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने दे रखे हैं, आपको 200 दे रखे हैं। ठीक हो गया, रहा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, देखो आपको यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको 6 दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ मतलब 6 आपके पास है, ठीक है, 12 आपके पास होगा, ऐसे ही करके सो ऑन अगर आप निकालते जाओगे तो 396 भी आपके पास होगा। अब आपको निकालना है कि इसमें कितने नंबर्स है। अब आप देखो ये एपी बन रही है आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है आपका, समांतर श्रेणी बन रही है। तो आपका जो प्रथम पद जो हो गया यानी फर्स्ट टर्म जो हो गया वो 6 है, और लास्ट टर्म जो हो गया आपका 396। एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है,
अगर आप इसमें क्या करोगे, 396 आपका लास्ट टर्म है, प्लस आपका a क्या है 6 है, प्लस आपको क्या रखना है, अच्छा ये इक्वल साइन लगेगा यहाँ पे, 6 है प्लस आपका n-1 हो गया और d भी आपका 6 हो गया। ये 396 इज इक्वल्स टू 6 हो गया, प्लस 6n हो गया, माइनस 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, n अगर आप निकालोगे तो देखोगे आपका 6 6 36 आ रहा है, 6 6 36 आ रहा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए, 66 हो गए। यानी अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B निकालना है तो आपके कितने हैं, Na में कितने हैं आपके पास 250 है, ठीक है, NB में कितना है आपके पास 200 है, और वो आपका माइनस होना है, दैट इज 66। ये आपका कितना हो गया 450 हो गया, माइनस आपका कितना हो गया 66 हो गया। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका ये 384 आ रहा होगा, यानी 384 आपका करेक्ट आंसर है। मैंने क्या करा, पहले ए का सेट बनाया, फिर बी का सेट बनाया, क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या करा, मुझे निकालना था क्या, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकालने थे, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मुझे दे रखा था 250 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी मुझे दे रखा था, और मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, तो उसके लिए मैंने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकाला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 35 मेरे पास है। क्लियर है, क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 35 मेरे पास क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ एक्स, क्या दे रखा है कि A and B are two subsets of X, A and B are two subsets of X का मतलब है कि A और B के एलिमेंट्स X में कंटेन कर रहे होंगे, यानी A और B के अवयव X में समाहित हो रहे होंगे। हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या दे रखा है, A इंटरसेक्शन B दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्राइम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। अब मुझे ये निकालना है, एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है, अगर आप उसे याद करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, जरा मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि जो आपका A यूनियन B होता है, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो आपका, यानी पूरक करूं, A यूनियन B का पूरक करूं, यानी A सम्मिलन B का पूरक करूं, तो ये A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर है, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या निकाल दो, ए यूनियन बी निकाल दो और ए यूनियन बी का प्राइम निकाल दो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। कैसे होगा जरा देखिए आपको, अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो आपके पास होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस आपके पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, अब आप देखोगे जरा इसे अगर निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 300 है प्लस आपके पास एनबी क्या है वो 400 है आपके पास, और जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 150 है आपके पास। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 700 आ जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 550 आ जाएगा। यही आप इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का क्या आ जाएगा आपके पास, प्राइम जो आ जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट जो आ जाएगा, यानी वो क्या आ जाएगा, यानी जितना इसमें प्रेजेंट है, टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, उसमें से माइनस कर दो, यानी आपका आ जाएगा 900 माइनस आपके पास, क्योंकि ए और बी किसमें प्रेजेंट है, सबसेट किसके, एक्स के, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस एक्स में से ये सारे आप हटा दो, इस एक्स में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आप हटा दो, तो कॉम्प्लीमेंट का इसका मतलब है कि ये हटा दो, तो आपके पास कितने आ रहे हैं, वो 550 आ रहे हैं ए यूनियन बी, हटा दो आप इसे, तो ये आपका कितना आ गया 150, कितना आ रहा है 350 आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है 350 आ रहा है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन्स 750 कैन स्पीक इंग्लिश, 400 कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक हिंदी ओनली। ये बोल रहा है कि 1000 व्यक्तियों के समूह में 750 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 400 हिंदी बोल सकते हैं, कितने केवल हिंदी बोल सकते हैं। क्लियर है, यानी आपको क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो कितना दे रखा है आपको, 750 दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हिंदी बोल सकते हैं आपके पास वो कितने दे रखे हैं आपको, अगर आप देखोगे तो 400 है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक हिंदी ओनली, जो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं,
यानी इसमें एक फॉर्मूला लग सकता है, अगर मैं देखूं तो एन ए यूनियन, अच्छा यूनियन लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। देखो ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अच्छा इसको ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जो सिर्फ क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, सिर्फ हिंदी बोलता है, सिर्फ हिंदी बोलता है। तो देखो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा मैं कोई क्या बना देता हूं, एक वेन डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे पास हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ जो इंग्लिश बोलते हैं वो ई माइनस एच यहां आ जाएगा, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो एच माइनस ई यहां आ जाएगा, और ये आपके पास जो आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपके पास ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास क्लियर है? अच्छा अगर आप देखोगे तो यहां से आपके पास, आपको ए यहां से देखो कैसे निकलेगा ये, आपको मैंने अभी पीछे एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, वो था हमारे पास, देखोगे जरा, वो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस ई। क्या मैं अगर आपको पूरा फॉर्मूला अगर आपको मैं बताऊं तो ऐसा वो कुछ फॉर्मूला है, डायरेक्टली ना लिख के मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताता हूं कि वो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंग्लिश इंटरसेक्शन एच प्लस आपके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक मिनट ये जरा गलती हो गई है, एक फॉर्मूला आपके पास है प्लस आपके पास हो गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस ई, ठीक है। आपके पास इज इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, एक ये फॉर्मूला आपके पास होता है, ये ए इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस एच, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं इस फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं यहां पर, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, क्या निकालना है, जो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, यानी मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं तो इंग्लिश को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास क्या है, एन एच तो है लेकिन एन ई इंटरसेक्शन एच नहीं है, यानी ये मुझे चाहिए। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ ई क्या आ जाएगा, यूनियन बी एच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच, यही मुझे निकालना है। अगर मैं इसे निकालूं तो इसे मैं क्या कर दूंगा, इधर भेज दूंगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच हो जाएगा। क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई है 750, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच मेरे पास कितने हैं 400, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मेरे पास क्या है ई यूनियन एच, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास 1000 है। यूनियन में हमेशा टोटल होते हैं और उभयनिष्ठ में हमेशा कॉमन होते हैं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 250 आ जाएगा। क्लियर है? सॉरी कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 और 4 11, 1150, यस 1150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1150 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 150 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे निकालना है यहाँ पर ये, तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस यू ई, यानी जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कितने दे रखे हैं, जरा ध्यान से देखो, 400 दे रखे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच अभी हमने निकाला कि 150 होता है, तो अगर आप देखोगे तो ये 250 होता है। 250 मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 मेरे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, कंसीडर ऑल सबसेट्स ऑफ ए दैट इज 1 2 3 4, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट्स ऑफ सेट 4। अब देखिए किसी भी सेट के, देखिए जरा इसको देखेंगे, सुपर सेट निकले हैं, मुझे क्या लिखने हैं, सुपर सेट लिखने हैं। देखो जो सुपर सेट्स ऑफ सेट 4 होंगे जो कि कंटेन करेंगे, कंटेन्ड इन सेट ए
इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। सुपर सेट मतलब हो गया आपका कि आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें आपके जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट में 4 प्रेजेंट ही प्रेजेंट होगा। सुपर सेट मैंने क्या कहा कि यहां पर 4 जो भी मैं नीचे सेट बनाऊंगा इसके साथ मिलाकर उनमें 4 प्रेजेंट ही होगा। जैसे एक 4 स्वयं हो गया, ठीक है, कॉमा एक मेरे पास क्या हो गया 1, कॉमा मैं 4 कह सकता हूं, ठीक है, कॉमा मैं 2, 4 कह सकता हूं, ऐसे ही मैं कॉमा 3, 4 कह सकता हूं, ऐसे ही मैं अगर मैं 3 का बना जाऊं तो 2, 3, 4 कह सकता हूं, ऐसे ही मैं 3 का बनाना चाहूं तो 1, 2, 4 कह सकता हूं, ऐसे ही मैं एक और बना दूं तो 1, 3, 4 हो सकता है, और फिर एक लास्ट में 4 का भी बन सकता है 1, 2, 3, 4। अब आप देखोगे कितने आ रहे हैं इस सुपर सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 8 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, कोई गलती इसमें नहीं है। यानी सुपर सेट आपका क्या होगा, जिसका भी सुपर सेट पूछा गया है जिसमें, तो वो जिसका पूछा गया है उसको आप क्या करोगे, उसके एलिमेंट्स के साथ ले आओगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते। अब मेरे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है कि a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। क्या दे रखा है कि x इस तरीके से दे रखा है कि x क्या है 2 का मल्टीपल है। b कैसे दे रखा है, b दे रखा है x सच दैट मल्टीपल ऑफ 5 दे रखा है। c x सच दैट मल्टीपल ऑफ 10 दे रखा है। तो मुझे क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालना है। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालना है। पहले a को लिख देते हैं। a क्या बोल रखा है हमारे पास, x इज मल्टीपल ऑफ 2 कह रखा है। तो मल्टीपल ऑफ 2 हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। अगर देखो जरा मेरे पास, अगर इसमें ऐसा बोल रखा है, जरा ध्यान से देखते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली हो जाएगा। अगर मुझे ये बोल रखा है कि a मल्टीपल ऑफ 2 है, b मल्टीपल ऑफ 5 है और c मल्टीपल ऑफ 10 है, तो मैं यहां से एक चीज मुझे पता है कि जो मल्टीपल ऑफ 2 है ना बेटा, देखो जो मल्टीपल ऑफ 2 है इट इंक्लूड्स मल्टीपल ऑफ 10, 10 यानी ये मेरे पास c, यानी मैं क्या कह सकता हूं कि जो c है वो सबसेट ऑफ a है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 इंक्लूड्स मल्टीपल ऑफ 10। क्लियर बात है। इसका मतलब 10 किसके लिए रख रखा है, c के लिए लिख रहा है, इसका मतलब c a में कंटेन करती है। इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 5 इंक्लूड मल्टीपल ऑफ 10, ये भी करता है। 5 किसके लिए बात करेगी, b के लिए, यानी इसका मतलब है कि जो b है वो सबसेट ऑफ क्या है, सॉरी जो c है वो सबसेट ऑफ b भी है, जो c है वो सबसेट ऑफ b भी है। यानी दो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि जो c है वो a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है। आगे देखो, अब देखो अगर ऐसी बात है तो क्या c जो होगा वो a इंटरसेक्शन b नहीं होगा क्या, c a और b का कॉमन एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा भाई। c a में कंटेन कर रहा है, c b में भी कंटेन कर रहा है, इसका मतलब जो c के एलिमेंट है वो a में भी है, c के एलिमेंट b में भी है, इसका मतलब a और b में c के एलिमेंट कॉमन है। तो मैं कह सकता हूं c क्या आपका a इंटरसेक्शन b है, यानी a इंटरसेक्शन b कॉमन एलिमेंट्स हो गए a और b के, c में वो प्रेजेंट होंगे क्योंकि c इज अ सबसेट ऑफ a एंड c इज अ सबसेट ऑफ b। क्लियर है। यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है कि जो b है वो a इंटरसेक्शन c है, जो b है वो a इंटरसेक्शन c है। यानी अगर मैं a इंटरसेक्शन c निकालूं, देखो c a में कंटेन है, c के एलिमेंट्स a में कंटेन है, यानी c में भी वो एलिमेंट्स है और a में भी वो एलिमेंट्स है। इसका मतलब अगर मैं a इंटरसेक्शन c करूं तो मुझे b के मिल जाएंगे। क्लियर बात है, क्योंकि b क्या है, सबसेट ऑफ c है। क्लियर है। और अगर मैं देखूं तो मुझे यह भी कह सकता हूं कि जो b इंटरसेक्शन c है वो b के इक्वल है। अगर आप b इंटरसेक्शन c निकालोगे तो किसके इक्वल होंगे, वो b के इक्वल होंगे, क्योंकि c के एलिमेंट b में कंटेन करते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c।
अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या दे रखा है, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास बी होता है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है, वो सी दे रखा है। क्लियर हो गया, यानी मेरा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। मेरे को क्या दे रखा है कि ए एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए मेरे को इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे पास जो है बोला हुआ है कि x जो है वो इस तरीके से कि वो मल्टीपल ऑफ 2 है, जो हमारे पास 5 x जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, जो अगेन x है वो मल्टीपल ऑफ क्या है, मेरे पास 10 है। मुझे ये कैलकुलेट करना था। अच्छा ये देखा मैंने कि अगर x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो हमें ये पता है कि मल्टीपल ऑफ 2 इंक्लूड्स मल्टीपल ऑफ 10, यानी 2 के मल्टीपल 10 भी इंक्लूड करते हैं। यानी इसका मतलब है जो c के एलिमेंट्स होंगे वो a में प्रेजेंट होंगे, यानी c इज अ सबसेट ऑफ a। और मल्टीपल ऑफ 5 इंक्लूड्स मल्टीपल ऑफ 10, इसका मतलब है c के एलिमेंट b में भी प्रेजेंट होंगे। इस अगर ऐसा है कि c इज अ सबसेट ऑफ a एंड c इज अ सबसेट ऑफ b, यानी c a का उपसमुच्चय है और c b का भी उपसमुच्चय है, तो मैं c को लिख सकता हूं कि a इंटरसेक्शन b, यानी कॉमन एलिमेंट्स। और ऐसा भी लिखा जा सकता है कि b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c एंड b इंटरसेक्शन c कैन बी रिटन एज b। तो इसलिए मेरे पास ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि लेट a इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू w द सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसके लिए कंडीशन दे रखी कि x इज लेस देन 3। बी सेट है, उसमें x इज बिलोंग्स टू कैपिटल N जो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, पर कंडीशन दे रखी है कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन 4। c दे रखा है 3,4, ये तो सीधे डायरेक्टली दे रखा है। a को लिख लेते हैं। a की कंडीशन क्या कह रहा है, कोई होल नंबर है लेकिन क्या है कि x इज लेस देन 3 है, इसका मतलब 0 एक होल नंबर हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। कंडीशन क्लियर। b हमें क्या दे रखा है, b दे रखा है कि हमारे पास नेचुरल नंबर दे रखे हैं और x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, यानी 2 तो होगा ही होगा, और लेस देन 4 है तो इसका मतलब 2,3 होगा। अब मुझे क्या निकालना है, और c तो मुझे गिवन ही है, c मुझे गिवन है 3,4 गिवन है, c 3,4 गिवन है। मुझे a यूनियन b क्रॉस c निकालना है। पहले a यूनियन b निकाल देता हूं। a यूनियन b हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a यूनियन b मतलब a यूनियन b सारे लिखने हैं, यानी मैं क्या लिख दूंगा, सारे मतलब 0 1 2 3 हो गए। क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a यूनियन b क्रॉस क्या निकालना है, c निकालना है। a यूनियन b का क्या मतलब है, यानी 0, 1, 2, 3, और c मेरे पास किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 3,4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो और सेट बना दो। क्या आ गया मेरे पास, 0,3 आ गया, ठीक है, कॉमा 0,4 आ गया, कॉमा 1,3 आ गया, कॉमा 1,4 आ गया, कॉमा 2,3 आ गया, कॉमा 2,4 आ गया, कॉमा 3,3 आ गया, कॉमा 3,4 आ गया, और ब्रैकेट क्लोज। कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पूछा क्या गया है कि इसमें कितने तत्व हैं, तो इसका मतलब 8 तत्व है। क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। आगे देखो क्या बोला हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग, निम्न पर विचार करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन सा या से सही है या है। अब देखो जरा, पहला ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यानी बंटन नियम को अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अब बोला गया है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये बनता है हमारे पास, देखो जरा क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, साइन चेंज हो रहे हैं, साइन चेंज हो रहे हैं। देखो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरे पास क्या होता है, देखो दोनों रूल हमारे पास क्या है, इस तरीके से रूल है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है। ऐसे ही जो दूसरा रूल होता है वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्या ये दोनों इससे मैच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मैच कर रहे हैं, बिकॉज इनमें साइन चेंज हो रहा है, तो दोनों ही क्या है, गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब है नीदर वन नॉर टू। क्लियर है, नीदर वन नॉर टू इसका हो जाएगा। तो ये हमने अपने सेट चैप्टर के वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी
कर लिए, जो आपको होप कि समझ आए होंगे और यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो आपको और क्वेश्चंस लगाने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से इनफ है, बट हां, इतना जरूर है कि इन थ्योरी को पढ़ते हुए इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपको जरूर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लगाएंगे जिस भी बुक से आप लगा रहे होंगे। क्लियर है? तो यहां पर आपका ये सेट चैप्टर पूरा हो गया। अगला जो चैप्टर हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे वो रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे। क्लियर है? और यहां से आप क्या करेंगे कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड लगाते रहेंगे। क्लियर है बेटा? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।